हेलो बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशनल ईएमएफ। तो बेटा ये क्लास 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। तो बेटा यहाँ पर ईएमएफ आपकी मोशन से अटैच है, तो ईएमएफ का यहाँ पर प्रोड्यूस होने का मेन रीज़न है मोशन। तो बेटा सबसे पहले मोशनल ईएमएफ को हम डिफाइन करेंगे, क्या मीनिंग है इसका। The EMF induced on conductor when it has motion in uniform magnetic field is known as motional EMF. So EMF induced on conductor when it has motion in uniform magnetic field is known as motional EMF. Is known as motional EMF. तो ये बेटा आपको प्रॉपर वे से नोट करना है कि EMF induced on conductor when it has motion in uniform magnetic field is known as motional EMF. It means वो EMF जो कंडक्टर पर बनेगी, कंडक्टर पर इंड्यूस होगी, कंडक्टर के ऊपर प्रोड्यूस होगी, वो EMF कब प्रोड्यूस होगी? जब कंडक्टर आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में होगा। सो द EMF इंड्यूस्ड ऑन कंडक्टर व्हेन इट हैज मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन एज मोशनल EMF। तो बेटा मोशनल EMF का अब हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है कि ये मोशनल EMF बेटा कैसे डेवलप होगी। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस बनाएंगे, रीजन बनाएंगे। तो बेटा ये आपका रीजन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। अब बेटा यहाँ पर अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो हमें इसके अंदर एक कंडक्टिंग रॉड को एज्यूम करना पड़ेगा। अब ये कंडक्टिंग रॉड है। अब इस कंडक्टिंग रॉड का बेटा ये एंड P है और ये एंड Q है। तो अब बेटा इस कंडक्टिंग रॉड को हमें मोशन में लाना है, किसके अंदर? यूनिफॉर्म रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अगर हम इसको इस टाइप से पुल करेंगे विद वेलोसिटी v, तो अगर हमने इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल किया है तो बेटा ये वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, v कांस्टेंट हो जाएगी। अब बेटा चेक करो यहाँ पर जो v वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ मार्क कर दो आप, वेलोसिटी v आई कैप। अब चेक करो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बेटा डायरेक्शन क्या है, दैट इज b माइनस k कैप। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी मालूम है और हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन भी मालूम है। अब बेटा ये कंडक्टिंग रॉड है और कंडक्टिंग रॉड के अंदर बेटा हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो कंडक्टिंग रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास हैं तो चेक करो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स फील करेंगे। तो अब चेक करते हैं ये किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। अभी चेक करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला बेटा F इक्वल टू माइनस Q V क्रॉस B। तो अब चेक करो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, प्लस I कैप। मैग्नेटिक फील्ड की बेटा डायरेक्शन क्या है, दैट इज माइनस K कैप। और अब यहाँ पर चेक करो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या बनने वाली है बेटा, I क्रॉस माइनस K कैप। तो बेटा यहाँ से आपको मिलेगा प्लस J कैप
और ये वाला माइनस साइन जब यहाँ लगेगा तो बेटा फोर्स की डायरेक्शन आएगी, दैट इज माइनस जे कैप। तो चेक कर सकते हो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स आपका कहाँ पर एक्ट करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स बेटा आपका कहाँ पर एक्ट कर रहा है, चेक करो। मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग अलोंग माइनस जे कैप। तो बेटा आप चेक कर सकते हो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किसके ऊपर आ रही है। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आपकी माइनस वाई एक्सिस पे आ रही है। तो आप चेक कर सकते हो मैग्नेटिक फोर्स आपका डाउनवर्ड आ रहा है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स को नीचे पुल करेगा। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके नीचे पुल होंगे तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहां पर इफेक्टिव चार्ज पॉजिटिव बनेगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा वहां इफेक्टिव चार्ज आपका नेगेटिव बनेगा। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आपके डिपॉजिट होंगे वहां पर आपको नेगेटिव साइन मिलेगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन आपके डिस्प्लेस होंगे वहां जो वैकेंसी बनेगी वहां पर आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा। तो बेटा अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इस कंडक्टिंग रॉड का बेटा एक एंड पॉजिटिव हो गया, एक एंड आपका नेगेटिव हो गया है। तो अब अगर यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव एंड अपीयर हो चुके हैं तो बेटा यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर यहाँ पर कंडक्टिंग रॉड का एक एंड अगर पॉजिटिव है दूसरा एंड अगर नेगेटिव है तो व्हाट डज इट मीन। सो there is visibility of electric field of lines। तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस भी बनेंगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बेटा अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करेगा। तो बेटा अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स आपका क्या फार्मूला कैरी करेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला अगर हम यहाँ लिखेंगे तो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होगा, माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। तो बेटा ये है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब चेक करो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में माइनस साइन है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में बेटा माइनस साइन है। तो ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट लगेगा। इसका मीनिंग अब इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ पुल होना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहाँ लगेगा, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स आपका इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लेके आ रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, और इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ लेके जाना चाह रहा है, फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। तो बेटा इन दोनों में फाइटिंग हो जाएगी, बट अगर इन दोनों में फाइटिंग होगी तो बेटा इनिशियल लेवल पर मैग्नेटिक फोर्स आपका स्ट्रोंगर होगा। इनिशियल लेवल पर बेटा मैग्नेटिक फोर्स आपका स्ट्रोंगर होगा। इसका रीजन ये है बेटा इनिशियल लेवल पर ये आपका पी एंड और क्यू एंड आपका अप्रिशिएबल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी नहीं करेगा। तो बेटा इनिशियल लेवल पर पी एंड और क्यू एंड आपका इतना स्ट्रोंगर नहीं होगा कि जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स पर डोमिनेंस शो करे। तो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स का डोमिनेंस मैग्नेटिक फोर्स पर स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या है बेटा कि स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फोर्स आपका डोमिनेंस शो करेगा और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन आपके नीचे पुल होंगे और पी एंड आपका पॉजिटिव होने लगेगा, क्यू एंड आपका नेगेटिव होने लगेगा। तो बेटा जब तक ये पी और क्यू एंड आपके स्ट्रोंगर नहीं हो जाते तो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स आपका वीक ही रहेगा। तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फोर्स आपका वीक होगा तो इसका मीनिंग मैग्नेटिक फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फोर्स से ज़्यादा वैल्यू कैरी करेगा। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फोर्स से ज़्यादा वैल्यू कैरी करेगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स कहाँ लगेगा, बेटा इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन बेटा नीचे आएंगे तो बेटा नेट फोर्स आपका नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बेटा अलोंग माइनस जे कैप होगा। तो बेटा कुछ टाइम के बाद क्या होगा, पी एंड आपका अप्रिशिएबल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा
और Q एंड आपका अप्रिशिएबल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, तो बेटा उस मोमेंट पर क्या होगा, उस मोमेंट पर आपका मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। तो बेटा चेक करो, स्टार्टिंग में क्या था कि मैग्नेटिक फोर्स ने इलेक्ट्रॉन्स को नीचे पुल किया, तो P एंड आपका पॉजिटिव होगा, Q एंड आपका नेगेटिव होगा। तो बेटा जब तक इलेक्ट्रॉन आपके नीचे आते रहेंगे तो ये वाला एंड आपका पॉजिटिव चार्ज गेन करता रहेगा और ये वाला एंड आपका नेगेटिव चार्ज गेन करता रहेगा। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन कब तक नीचे आएंगे, जब तक मैग्नेटिक फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर डोमिनेंस शो करेगा। तो बेटा जब तक मैग्नेटिक फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर डोमिनेंट नेचर शो करेगा, जब तक मैग्नेटिक फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फोर्स से बेटर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स से ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन बेटा नीचे आते रहेंगे। तो बेटा एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाला एंड और ये वाला एंड, P एंड और Q एंड पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अप्रिशिएबल अमाउंट में कैरी करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ भी बेटा मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगी। तो बेटा जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, तो बेटा उस केस में इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट फोर्स बेटा जीरो हो जाएगा। उस केस में इलेक्ट्रॉन पर बेटा नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो बेटा ये है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और ये है आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो आप चेक कर सकते हो आप कि इलेक्ट्रिक फोर्स का मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रिक फोर्स आपका प्लस वाई एक्सिस की तरफ है और मैग्नेटिक फोर्स आपका नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो अगर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं तो बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों कैंसिल होंगे, अब बेटा अगर ये दोनों कैंसिल होंगे तो इन दोनों का सम बेटा, इन दोनों का सम क्या आएगा, इन दोनों का सम बेटा जीरो आ जाएगा, क्योंकि Fm और Fe बेटा इन दोनों की डायरेक्शन कैसे है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो बेटा नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेट फोर्स की वैल्यू बेटा जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों वैल्यू में इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी तो इलेक्ट्रॉन्स बेटा इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बेटा बंद हो जाएगा। तो इसका मीनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गेट स्टॉप। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन बेटा बंद हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अब फर्दर आपके P से Q नहीं आएंगे। इसका मीनिंग अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम आपको मिल चुका है। तो मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम कि यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो बन चुकी है। तो अब यहाँ पर फर्दर आपको इलेक्ट्रॉन्स का मोशन नहीं मिलेगा। सो बेटा अब यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स वैल्यू में इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो बेटा इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बेटा इक्वल होगा। तो अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो बेटा हमें इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वेट करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वेट करना पड़ेगा। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वेट होगा तो बेटा क्या इक्वेशन बनेगी, QE इक्वल टू QVB। तो Q से Q कैंसिल, नाउ E इक्वल टू VB। तो बेटा अब यहाँ पर E का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ इक्वल टू वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, इक्वल टू वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ। अब बेटा चेक करो, इस कंडक्टिंग रॉड के दोनों एंड अभी ओपन हैं। तो बेटा ओपन, तो बेटा यहाँ पर इस कंडक्टिंग रॉड के दोनों एंड अगर ओपन है, तो अगर ये दोनों एंड ओपन है तो बेटा यहाँ पर कंडक्टिंग रॉड आपकी ओपन सर्किट में है। तो बेटा ओपन सर्किट में अगर कंडक्टिंग रॉड है तो उस केस में क्या होगा
इसके दोनों एंड्स के बीच में बेटा ईएमएफ बनेगा। तो अब चेक करते हैं, ये जो डिफरेंस इन पोटेंशियल यहाँ बना है इन दोनों एंड्स के बीच में, ये बेटा ईएमएफ में काउंट होगा, क्योंकि हमेशा ओपन सर्किट में अगर आपको डिफरेंस इन पोटेंशियल मिलेगा तो बेटा ओपन सर्किट में डिफरेंस इन पोटेंशियल अक्रॉस टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इज ऑलवेज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल। तो बेटा अब यहाँ पर आप चेक करना, यहाँ पर अब ये जो कंडक्टिंग रॉड है इसके दोनों एंड ओपन है, तो बेटा ये कंडक्टिंग रॉड यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक सेल का काम करेगी। अब अगर इसके दोनों इलेक्ट्रोड ओपन है तो इसका मीनिंग यहाँ जो डिफरेंस इन पोटेंशियल बनेगा वो आपका ईएमएफ होगा। तो बेटा अब यहाँ पर हमें ईएमएफ की वैल्यू क्या मिली है, ईएमएफ इज इक्वल टू वेलोसिटी magnetic field into length. So this is motional EMF. Now this is motional EMF and it is equal to VBL. तो बेटा आप चेक करो यहाँ पर जो हमें मोशनल EMF मिली है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, तो चेक करते हैं ये किस किस पे डिपेंड कर रही है। नाउ मोशनल EMF प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर बेटा ऑब्जेक्ट के पास अगर कंडक्टर के पास वेलोसिटी होगी, अगर कंडक्टर के पास वेलोसिटी होगी तो मोशनल ईएमएफ बनेगी। अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो मोशनल ईएमएफ बनेगा। अगर कंडक्टर डायमेंशन कैरी करेगा तो बेटा मोशनल ईएमएफ बनेगा। तो बेटा अब आप चेक कर लो कि मोशनल ईएमएफ किन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। तो बेटा तीनों फैक्टर आपके सामने हैं, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और डायमेंशन ऑफ कंडक्टर तो बेटा अब हम चेक करेंगे कि अगर मैं इस कंडक्टिंग रॉड को किसी क्लोज्ड सर्किट में रखूंगा तो बेटा क्लोज्ड सर्किट के अंदर ये कितना करंट फ्लो कराएगी, हमें चेक करना है कि अगर ये कंडक्टिंग रॉड अगर क्लोज सर्किट में आएगी तो बेटा क्लोज सर्किट में ये कितना करंट हमें प्रोवाइड कराएगी। तो अभी चेक करते हैं क्या होगा, बेटा क्या होगा। तो अब हमें इस कंडक्टिंग रॉड को क्लोज्ड सर्किट में लेके आना है। तो बेटा अब ये बन गया आपका क्लोज्ड सर्किट। नाउ कनेक्ट एक्सटर्नल वायर across two ends of conducting rod। तो बेटा अब यहाँ पर कंडक्टिंग रॉड के दोनों एंड अब क्लोज्ड सर्किट में आ चुके हैं। तो बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। तो बेटा आप चेक करो ये एक्सटर्नल वायर रेजिस्टेंस कैपिटल आर कैरी कर रही है। अब यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है। अब बेटा सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आप चेक कर सकते हो सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो बेटा आप यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट लेंजेस लॉ के बेस पर भी निकाल सकते हो। आप यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट बाय यूजिंग लेंजेस लॉ से भी निकाल सकते हो बेटा। और आप यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने के लिए 2 मेथड मिले हैं। एक मेथड कौन सा है बेटा, लेंजेस लॉ, और नंबर 2 मेथड कौन सा है आपका, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो बेटा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या होगा कि जो आपका थंब होगा वो मोशन ऑफ कंडक्टर के लिए होगा, और जो आपकी 4 फिंगर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगी, और जो मिडिल फिंगर होगी बेटा वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के लिए होगी। तो आप लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में बेटा
फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या होगा, थंब किसके लिए होगा, मोशन ऑफ कंडक्टर, थंब किसके लिए होगा बेटा, मोशन ऑफ कंडक्टर, देन forefinger that is for magnetic field, then middle finger that is for induced current, that is for induced current। तो बेटा अगर आपको यहाँ पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करना है एक्सटर्नल वायर में, तो आप ये मालूम कर सकते हो कि यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन यहाँ इस टाइप से कैसे बनी है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, आप इसको बेटा वेरीफाई कर सकते हो बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो बेटा ये रूल आपके सामने है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या आपको आइडिया मिलेगा, क्या आपको फॉर्मुलेशन करनी है कि जो थंब है वो कहाँ आएगा, दैट इज मोशन ऑफ कंडक्टर। थंब मोशन ऑफ कंडक्टर के लिए है बेटा, और फोर फिंगर किसके लिए है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, और मिडिल फिंगर किसके लिए बेटा, मिडिल फिंगर आपकी इंड्यूस्ड करंट के लिए है। तो बेटा मिडिल फिंगर आपकी यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट के लिए है। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन बेटा देखो क्या बनेगी। अब मेरा थंब किस साइड आ रहा है, थंब आपका मोशन ऑफ कंडक्टर को शो कर रहा है। तो बेटा जो फोर फिंगर है वो किसके लिए है, वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के लिए है बेटा, और मेरी मिडिल फिंगर किसके लिए, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो बेटा आपके सामने मैंने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यहाँ लगाया है, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाकर मैंने आपको यहाँ पर किसकी डायरेक्शन बताई है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। चेक कर सकते हो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट मैंने आपको यहाँ पर प्रॉपर वे से बताया है बेटा, तो आप चेक कर सकते हो by using Fleming's right hand rule or by using Lenz's law you can find out direction of induced current in this closed circuit, in this closed circuit। तो बेटा मैंने आपको डायरेक्शन के लिए प्रॉपर मेथड आपको बता दिया है, और अगर आपको मेथड भी ध्यान नहीं है तो आपको मालूम होना चाहिए, सिंपल सा पॉइंट है कि करंट कैसे फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो बेटा चेक करते हैं अब यहाँ पर इस करंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल वायर फ्रॉम सी टू डी plus internal resistance of material of conducting rod। तो बेटा EMF की वैल्यू क्या आएगी, VBL अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो बेटा करंट का आंसर हमारे पास आ चुका है। तो बेटा अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस इन पोटेंशियल अक्रॉस एक्सटर्नल वायर। तो बेटा VCD का आंसर क्या आएगा, I इंटू कैपिटल R। तो बेटा VCD क्या आएगा, VBL अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। तो बेटा ये आ गया आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ इट इज TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज्ड सर्किट, इन क्लोज्ड सर्किट। तो बेटा अब हम निकालेंगे पावर अपीयर इन एक्सटर्नल वायर। तो बेटा पावर कितनी अपीयर होगी एक्सटर्नल वायर में, I स्क्वायर R। तो चेक करो I की वैल्यू चेक करो बेटा, यहाँ पर I की वैल्यू क्या आएगी, I स्क्वायर का मीनिंग VBL अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर इनटू कैपिटल R। तो बेटा ये आपकी पावर इन दोनों टर्मिनल के बीच में अपीयर होगी। तो बेटा पावर आपकी आ चुकी है। तो बेटा अब यहाँ पर एक्सटर्नल वायर में कितनी हीट एनर्जी बनेगी, तो बेटा हीट एनर्जी का फार्मूला I स्क्वायर कैपिटल R इंटू टी। नाउ बेटा हीट एनर्जी बनेगी VBL अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r
होल स्क्वायर कैपिटल R इंटू टी, कैपिटल R इंटू टी। तो बेटा अब आपको एक्सटर्नल वायर में पावर कंजप्शन भी मिल चुकी है, पावर कितनी अपीयर होगी एक्सटर्नल वायर में वो आपको मिल चुकी है, पावर कितनी आपकी कंडक्टिंग रॉड से आएगी एक्सटर्नल वायर में बेटा ये पावर आपको मिल चुकी है, और कितनी हीट एनर्जी बनेगी एक्सटर्नल वायर में बेटा वो भी आपको यहाँ पर मिल चुकी है। तो बेटा आपने अब इस कंडक्टिंग रॉड को किस में रखा, आपने इस कंडक्टिंग रॉड को क्लोज्ड सर्किट में रखा, और बेटा क्लोज्ड सर्किट में रखने से करंट आपका मूव करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो बेटा अब यहाँ पर आपको मोशनल ईएमएफ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल चुका है, और आपको मोशनल ईएमएफ के थ्रू यहाँ पर क्लोज्ड सर्किट में इंड्यूस्ड करंट भी मिल चुका है। तो बेटा जो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो इंड्यूस ईएमएफ अब यहाँ पर कितना करंट फ्लो कराएगी वो भी आपको यहाँ पर मिल चुका है। तो करंट की वैल्यू आपको मिल चुकी है, पावर की वैल्यू आपको मिल चुकी है, हीट एनर्जी की वैल्यू बेटा आपको मिल चुकी है। तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो बेटा अब हम इसके बाद कंडक्टिंग रॉड का रोटेशनल मोशन भी स्टडी करेंगे। अभी तो कंडक्टिंग रॉड का हमने सिंपल मोशन स्टडी किया है, किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो बेटा अगर इसके पास रोटेशनल मोशन है तो बेटा उस केस में इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ की वैल्यू कैसे निकालनी वो भी हम चेक करते हैं अभी इसके बाद। तो अब हम कंडक्टिंग रॉड का रोटेशनल मोशन कैरी करेंगे किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अभी तो हमने सिंपल मोशन स्टडी किया कि अगर कंडक्टिंग रॉड सिंपल मोशन कैरी करेगी किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ईएमएफ कैसे बनेगी। अब हम चेक करेंगे कि अगर इसका मोशन सिंपल ना हो, अगर इसका मोशन रोटेशनल हो, तो उस केस में ईएमएफ कैसे बनेगा इसके दोनों एंड्स के बीच में। तो सबसे पहले बेटा हम यहां बनाएंगे यूनिफॉर्म रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, अब हमारे पास ये है कंडक्टिंग रॉड, अब हमारे पास ये है कंडक्टिंग रॉड। अब इस कंडक्टिंग रॉड का बेटा लेंथ है L। तो आप चेक कर सकते हो बेटा, इस कंडक्टिंग रॉड का लेंथ है L। तो बेटा अगर इसका लेंथ L है तो अगर हम इसके एक पॉइंट को, अगर हम इसके एक एंड को फिक्स कर देते हैं यहाँ पर, अगर ये वाला एंड बेटा फिक्स है और ये वाला एंड इसका मूवेबल है, तो आप चेक करो बेटा, हमने कंडक्टिंग रॉड को अभी रखा हॉरिजॉन्टल और इसके एक एंड को हमने फिक्स कर दिया। अब इस फिक्स एंड के अबाउट बेटा ये कंडक्टिंग रॉड सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन यहाँ कैरी करेगी। तो चेक करो हमने क्या किया, हमने इसके एक एंड को यहाँ फिक्स कर दिया। तो बेटा ये वाला जो एंड होगा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को कैरी करेगा। इसका मीनिंग ये फिक्स एंड आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से अटैच हो जाएगा। तो बेटा अगर ये फिक्स एंड आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से अटैच होगा तो बेटा दूसरा एंड जो बचेगा, बेटा जो दूसरा एंड होगा कंडक्टिंग रॉड का बेटा वो मूवेबल होगा, फ्री टू मूव होगा। तो बेटा अब इस एंड को फिक्स कर दो तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेटा अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये कंडक्टिंग रॉड आपकी रोटेशनल मोशन कैरी करेगी। तो अब कुछ टाइम के बाद अगर हम इसको यहाँ से आगे मूव कराएंगे, अगर हम इसको यहाँ से बेटा आगे मूव कराएंगे तो आफ्टर सम टाइम ये अपनी पोजीशन चेंज करेगी
और अब ये न्यू लोकेशन पे आ जाएगी। आप चेक करो कि हमने यहाँ से इसको वेलोसिटी दी, तो बेटा अगर ये वाला एंड आपका फिक्स है तो बेटा यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, 0। और बेटा ये लेंथ अगर L है तो बेटा यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, V इक्वल टू आर ओमेगा। तो बेटा ये आपका रिलेशन 11th क्लास में था, लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में। अब चेक करो कि यहाँ पर रेडियस किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग रॉड के इक्वल होगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या बनेगी, V इक्वल टू एल ओमेगा, V इक्वल टू एल ओमेगा। तो अगर आप मूवेबल एंड को वेलोसिटी प्रोवाइड करोगे, अगर आप मूवेबल एंड को यहाँ से पुश करोगे तो बेटा मूवेबल एंड आपका ऊपर उठेगा और बेटा ये रोटेशनल मोशन को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। तो बेटा कुछ टाइम के बाद अब ये कंडक्टिंग रॉड आपकी न्यू लोकेशन पे आएगी, तो ये बेटा इसकी न्यू लोकेशन आ गई। अब इसी टाइप से बेटा ये आफ्टर सम टाइम यहाँ आ जाएगी, तो बेटा अब ये आफ्टर सम टाइम यहाँ आ जाएगी और इस टाइप से बेटा ये रोटेशनल मोशन को कैरी करेगी। तो इस टाइप से बेटा ये रोटेशनल मोशन को कैरी करेगी। यहाँ भी बेटा लेंथ रॉड की L है और यहाँ भी लेंथ कंडक्टिंग रॉड की बेटा L है। तो चेक करो यहाँ जो सर्कल बनेगा, यहाँ जो रोटेशनल मोशन बनेगा बेटा उसमें रेडियस क्या होगा, बेटा उसमें रेडियस स्मॉल l होगा। और बेटा जहाँ पर आपका एक्सिस आएगा बेटा वहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी। तो बेटा जो एंड कंडक्टिंग रॉड का एक्सिस के साथ फिक्स होगा वहाँ वेलोसिटी आपको 0 मिलेगी, वहाँ आपको वेलोसिटी 0 मिलेगी। तो बेटा अगर इसने टी टाइम में ये एंगल कवर अप किया है, अगर कंडक्टिंग रॉड ने टी टाइम में इतना एंगल कवर किया है, किस टाइप की मोशन में, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल मोशन में, अगर इसने टी टाइम में थीटा एंगल कवर किया है तो बेटा थीटा एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बेटा आर्क का मीनिंग लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो बेटा ये आपका पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो बेटा ये जो आर्क यहाँ बनेगी, इस आर्क की जो लेंथ होगी वो लेंथ बेटा ऊपर आ जाएगी, नीचे रेडियस आ जाएगा, नीचे बेटा रेडियस आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस L। तो बेटा चेक कर सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस L। तो बेटा आप चेक कर सकते हो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस L। तो अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर t टाइम में यहाँ पर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है तो बेटा यहाँ पर ये एरिया कितना बनेगा, तो बेटा यहाँ पर ये एरिया कितना बनेगा। तो कंडक्टिंग रॉड ने टी टाइम में कितना एरिया यहाँ पर स्वीप किया है, तो हमें ये एरिया भी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये जो एरिया यहाँ पर टी टाइम में कंडक्टिंग रॉड ने कवर किया है, स्वीप किया है, तो बेटा ये एरिया क्या होगा, दिस एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा चेक करो, बिल्कुल ध्यान से चेक करो बेटा क्या आएगा आंसर, चेक करो ध्यान से। हाफ इंटू बेस, बेस मीन्स L, बेस मीन्स बेटा L। नाउ हाइट, हाइट बेटा ये लेंथ ऑफ आर्क आएगी, तो बेटा लेंथ ऑफ आर्क यहां से क्या आएगी, L इंटू थीटा, that is L into theta. Now it becomes half L square theta. तो बेटा आप चेक कर सकते हो, it is equal to half L square theta. तो बेटा आप चेक कर सकते हो, it is equal to half L square theta. तो बेटा अब यहाँ पर चेक करो फ्लक्स का फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर चेक करो बेटा, यहाँ पर चेक करो फ्लक्स का फार्मूला क्या बनेगा, that is B into A, that is B into A और into cos 0 डिग्री, into cos 0 डिग्री। बेटा चेक करना यहाँ पर आप चेक करना
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में बेटा एंगल क्या बनेगा, एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में जो बेटा एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो मैंने बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल फाई सिंबल से लिया है ताकि आपको यहाँ पर थीटा मिला हुआ पहले से ही। तो अगर मैं यहाँ थीटा लूंगा तो बेटा कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप सिंबल अलग कर दो। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में आपको एंगल क्या लेना है, फाई लेना। आप चेक करो, जब ये कंडक्टिंग रॉड आपकी ऐसे रोटेट करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स भी बेटा ऐसे ही रोटेट करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बेटा यहाँ पर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। यहाँ पर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। अब अगर यहाँ पर कन्वेंशनल करंट आपका क्लॉकवाइज है तो बेटा एरिया वेक्टर डाउनवर्ड आएगा। तो अगर एरिया वेक्टर आपका डाउनवर्ड आएगा तो उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी डाउनवर्ड है, तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो बेटा मैंने यहाँ क्या लिखा है, बी ए कॉस 0 डिग्री। अब चेक करते हैं, इक्वल टू बी बेटा एरिया है हाफ एल स्क्वायर एंड दैट इज थीटा। आप चेक कर सकते हो कि बी इंटू हाफ एल स्क्वायर थीटा। आप चेक कर सकते हो बी इंटू हाफ एल स्क्वायर थीटा। तो बेटा अब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ चुका है, दैट इज बी ए कॉस 0 इक्वल टू बी इंटू हाफ एल स्क्वायर थीटा। तो बेटा आप चेक करते हैं क्या हमारा आंसर बनेगा, अभी चेक कर लेते हैं। नाउ फ्लक्स इक्वल टू बी ए cos 0 and it is equal to b half L square theta। तो बेटा अब induced EMF का फार्मूला according to Faraday's law of electromagnetic induction, that is d phi upon dt, change in magnetic flux upon change in time। तो बेटा अब आपको फार्मूला मिला है, now d by dt बेटा इन ब्रैकेट आएगा b by 2 L square theta, b by 2 L square theta। तो बेटा आप चेक कर सकते हो आप, now it is equal to b L square upon 2 d theta upon dt, d theta upon dt। बेटा ये किसका फार्मूला है, it is formula of instantaneous angular velocity। now it is formula of instantaneous angular velocity, now it is equal to b omega L square upon 2। तो बेटा आप चेक कर सकते हो, now it is equal to b omega L square upon 2। तो बेटा ये हमने निकाला induced EMF का मैग्नीट्यूड, और बेटा induced EMF का मैग्नीट्यूड क्या होगा, d phi upon dt। now d by dt of b L square theta by 2। अब बेटा b कैसा है, कांस्टेंट है। हम बेटा जो रेडियस है वो भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है। तो बेटा ये जो थीटा है, बेटा थीटा आपका वेरिएबल है, थीटा आपका टाइम के साथ साथ चेंज होगा। तो जैसे ये कंडक्टिंग रॉड आपकी यहाँ आएगी तो थीटा बेटा इंक्रीज होगा। अब अगर कंडक्टिंग रॉड आपकी यहाँ आ गई तो बेटा थीटा अब दोबारा से इंक्रीज हो रहा है। इसका मीनिंग थीटा आपका मोशन के साथ साथ बेटा चेंज हो रहा है, तो थीटा वेरिएबल है टाइम के साथ। तो बेटा थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में हो सकता है, तो डी थीटा अपॉन डी टी आपका एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो चेक करो बेटा, यहाँ पर अब हमें मोशनल ईएमएफ का क्या आंसर मिला है। नाउ मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2, बी ओमेगा L square upon 2. So this is our required answer for motional EMF when any conducting rod has rotational motion in uniform region of magnetic
फील्ड। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ चुका है, दैट इज मोशनल ईएमएफ। नाउ दिस इज मोशनल ईएमएफ। तो बेटा अब हमें मोशनल ईएमएफ का आंसर मिल चुका है रोटेशनल मोशन में, और हमने यही मोशनल ईएमएफ टेस्ट किया था किसके अंदर, हमने यही मोशनल ईएमएफ टेस्ट किया था लीनियर मोशन के अंदर। तो बेटा लीनियर मोशन में मोशनल ईएमएफ का आंसर क्या आया था बेटा, लीनियर मोशन में मोशनल ईएमएफ का आंसर क्या आया था, VBL। तो बेटा VBL किस में आएगा, लीनियर मोशन में आएगा, और बेटा B⍵L² किस में आएगा, रोटेशनल मोशन में आएगा। तो बेटा इन दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई कंडक्टिंग रॉड आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेशनल मोशन में होगी, उसका एक एंड अगर फिक्स होगा, दूसरा एंड फ्री टू मूव होगा, दूसरा एंड आपका मूवेबल होगा, तो उस केस में जो मोशनल ईएमएफ बनेगा वो बनेगा B⍵L²/2। और अगर आपका कंडक्टिंग रॉड अगर लीनियर मोशन में है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो बेटा वहां पर उसके दोनों एंड्स के बीच में सिंपल ईएमएफ क्या बनेगा, दैट इज VBL, दैट इज मोशनल ईएमएफ VBL। तो बेटा अब ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। तो बेटा अब एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी कि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी क्या है। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है बेटा एनसीईआरटी का। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप गिवन है, दिस इज न्यूमेरिकल ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। हमारे पास बेटा इस टाइप से एक रेक्टेंगुलर लूप गिवन है, और बेटा रेक्टेंगुलर लूप में आपको एक कट मिला है। तो रेक्टेंगुलर लूप के अंदर बेटा एक कट है, इट मीन्स इस कट की वजह से ये रेक्टेंगुलर लूप कंप्लीटली क्लोज नहीं है। तो बेटा इस रेक्टेंगुलर लूप में आपको एक छोटा सा कट मिलेगा, तो इस कट की वजह से बेटा ये रेक्टेंगुलर लूप आपका कंप्लीटली क्लोज नहीं है। तो बेटा हमें इस लूप का डायमेंशन गिवन है, ये साइड इसकी 8 सेंटीमीटर है और ये साइड इसकी 2 सेंटीमीटर है। अब बेटा हम इस रेक्टेंगुलर लूप को 8 सेंटीमीटर वाली साइड से v वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं, और यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमने इस रेक्टेंगुलर लूप को, जिसके अंदर एक छोटा सा कट है, जहाँ से ये लूप आपका ओपन है, तो बेटा ये ओपन कट है इसके अंदर, और इसका डायमेंशन है 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और 8 सेंटीमीटर बेटा इसकी लेंथ है। तो अगर हम 8 सेंटीमीटर वाली साइड से इसको पुल करेंगे विद वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो बेटा यहाँ पर कितना मोशनल ईएमएफ बनेगा, ये बेटा हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा मोशनल ईएमएफ का फार्मूला आपके पास है VBL। तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 0.1 टेस्ला, दैट इज 0.1 टेस्ला। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर ईएमएफ का फार्मूला क्या लगेगा, वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो मीटर पर सेकेंड में, इसको चेंज कर लेना, इनटू मैग्नेटिक फील्ड आपकी SI यूनिट में है 0.1 डायरेक्ट आ जाएगा, और लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर काउंट होगी। बेटा जिस लेंथ पर वेलोसिटी लगी है, जिस लेंथ को आपने पुल किया है, वही लेंथ आपकी यहाँ पर आएगी इनटू 8 सेंटीमीटर का मीनिंग 8 × 10⁻⁻²। तो बेटा ये आपका आ गया मोशनल ईएमएफ का आंसर। तो बेटा ये आपका आ गया मोशनल ईएमएफ का आंसर। बेटा क्या आंसर आएगा, चेक करो अब, 10⁻³ into 8 × 10⁻². Now motional EMF is equal to 8 × 10⁻⁵ volt. तो ये बेटा मोशनल EMF का आंसर आ चुका है। नाउ मोशनल EMF इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁵ वोल्ट।
तो इस टाइप से बेटा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में गिवन है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में गिवन है। तो बेटा इसका अगला पार्ट ये है एनसीईआरटी में, अब आपको इसको इधर से पुल करना है, तो यही सेम मेथड आपको इधर से लगाना है। तो अगर आप 2 सेंटीमीटर लेंथ को पुल करोगे तो यही सेम मेथड बेटा आपका लगेगा।